बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया के बारे में है। तो लेट्स बिगिन। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, ये क्या होती है, स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी कि हम किस तरह से अपनी जो बिजनेस है उसकी रीच को कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। और सोशल मीडिया के बारे में अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एक दिन के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या थोड़ी देर के लिए इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, तो आपको कैसा महसूस होगा? जी सबा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप थोड़ी देर के लिए इंटरनेट से अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दें, तो हाउ वुड यू फील? I would be cut off from the world and other things. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो गया जैसे ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी हम लोगों की ज़िंदगी से इंटरनेट चला जाए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम एकदम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हम दुनिया में अकेले रह गए हैं और हम बिल्कुल कट ऑफ हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जब से इंसान पैदा हुआ है तो वो इर्तिका के अमल से गुजर रहा है, और जब कम्युनिकेशन की बात हो या वो पर्सनल लाइफ होती है या हमारी बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, तो इस इर्तिका के सफ़र में भी लेटर्स, अखबारात, टेलीग्राम्स और टेलीफोन से शुरू होने वाला जो सफ़र था वो इंटरनेट तक आके रुक गया। ठीक है, अब इंटरनेट के बगैर हम लोग अपना कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया में आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिस तरह से पहले हम लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, तो हमारे फेसबुक पे हम लोग फैमिलीज़ के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते थे। उस वक्त हमारे जहन में भी नहीं था कि फेसबुक एक ऐसा मीडियम हो सकता है जो कि हम अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे अभी भी याद है कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग जब इंटरनेट के ऊपर बैठे होते थे और काम कर रहे होते थे, तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग थे, फैमिली के लोग, फ्रेंड्स, तो वो ये कहते थे, जिनको नहीं पता था कि ये क्या फजूल काम है, दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वक्त के साथ साथ आगे वक्त ने ये साबित किया कि चूँकि उन लोगों को इसका नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया और पावर ऑफ सोशल मीडिया, तो उस वक्त तक वो लोग समझते थे कि ये बेकार काम है, ये फजूल काम है, फेसबुक के ऊपर बैठना या काम करना या फ्रेंड से बात करना या रिलेटिव से बात करना। उस वक्त तक वो एक इस तरह का मिसकंसेप्शन था, क्योंकि हमें लगता था कि बिल्कुल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एंड दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन टाइम ने ये प्रूव किया कि जो हमारा इंटरनेट है और जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और वो हमारे बिजनेसेस को कैसे आगे लेके चल सकते हैं या हमारे बिजनेसेस में वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। हमें तकरीबन आप समझ लें कि 1 डेकेड से ज़्यादा का टाइम लग गया है इस बात को रियलाइज़ करने में कि ये हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि अब अगर हम इसको स्विच ऑफ भी करते हैं, हम सिर्फ शायद सोने के वक्त इसको स्विच ऑफ करते हैं। बहुत से लोग तो वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद हमें एक एडिक्शन हो चुकी है कि हमने चेक करना है किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का ईमेल तो नहीं आया। तो लेकिन अगर हम इस सारी एक्सरसाइज को किसी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम अपने बिजनेसेस को अच्छा कर सकते हैं, और हम अपने जो ब्रांड्स हैं या हम जो अपनी कंपनीज डेवलप कर रहे हैं, जो हम अपने काम कर रहे हैं, हम उनको आगे लेके बढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग? अब सोशल मीडिया जो है आजकल का जो ज़माना है, उसमें क्या है कि हम लोग अपने जो बिजनेसेस हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट करते हैं। यानी कि अगर हमने एक ब्रांड डेवलप किया है या हमने कोई भी अपना, जैसा हमने कंपनीज़ की बात की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने असाइनमेंट्स भेजे जिसको देख के हमें पता चला कि आप लोगों के क्या बिजनेस आइडियाज़ हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी जिक्र है। तो जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल कैसे करना है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब पुराना ज़माना था, आज से 20 साल पहले चले जाए, तो हम लोग या 10 साल पहले भी चले जाएँ, आजकल भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं है उस तरह से बिजनेस के हवाले से। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेसेस जो हैं उनको अब एक महदूद जगह तक रखते हैं, और उनके बिल्कुल मार्केट बहुत एक लिमिटेड होती है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो आप मासेस तक पहुंच जाते हैं, आपकी रीच बढ़ जाती है, आपको बहुत से लोग जानने लगते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और टूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा नहीं है, और एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है और एक आपकी पेड ट्रैफिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इसको कवर करेंगे, और मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से अपने एक्सेस को बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, कैसे इसको वैल्यूएबल बना सकते हैं, और कैसे ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स हैं, हाउ कैन दे हेल्प यू टू एक्सेलरेट योर बिजनेस।
अब रीच, एंगेज एंड रिटेन योर कस्टमर ऑन सोशल मीडिया. आपका जो सोशल मीडिया है उसके अंदर जो मीडियम्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेसेस को आगे लेके चलते हैं. जैसे हमारे पास होता है फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप बिजनेस भी आपने देखा है कि वो भी आ गया हुआ है, व्हाट्सएप बिजनेस है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है. स्नैपचैट भी आप लोग कह रहे होंगे कि स्नैपचैट तो हमें नहीं पता कि बिजनेसेस में कैसे यूज़ होता है, लेकिन ये भी एक इस पर भी मार्केटिंग टूल्स होते हैं. बिकॉज अगर आप ये देखें तो हर जो हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स हैं वो हर कैटेगरी के डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे फेसबुक के ट्रैफिक और होती है, इंस्टाग्राम पे और तरह के लोग होते हैं, स्नैपचैट के ऊपर यंगस्टर्स होते हैं मोस्टली जो कि अपनी पिक्चर स्नैपचैट के ऊपर डालते हैं और वो ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह ट्विटर के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट एक हमारी जो है ऑडियंस होती है. व्हाट्सएप तो तकरीबन सभी यूज़ करते हैं, वो सबके पास ही होता है. लिंक्डइन के ऊपर बहुत प्रोफेशनल किस्म की चीज़ें जो है वो शेयर होती हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमें पहले तो ये पता चलता है कि जी हमारी कौन सी ऐसे सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम्स को. फिर इसमें एनालिटिकल ड्रिवन सोशल मीडिया सर्विसेज आ जाती हैं जिसके अंदर के हमें पता चलता है कि हम किस तरह से एनालिटिक्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई भी फेसबुक है फॉर एग्जांपल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ले लेंगे, अगर आपने उसके ऊपर कोई भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं टूल, तो आपको एनालिटिक्स पता चलते हैं उसके ऊपर कि आपके कैसे ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये किस तरह से. जैसे अगर आपने कोई अपनी पोस्ट जो है उसको बूस्ट पे लगाया हुआ है तो वो किस तरह से आपको एनालिटिक्स दे रहे हैं कि कितने ऑडियंस हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने इसको देखा, यंगस्टर्स हैं, कौन सी एज ग्रुप है. तो वो ये सारा जितना भी चीज़ें हैं ये सारा कुछ आपके इसके अंदर आता है एनालिटिक्स के अंदर, कि आपको पता चलता है कि कितने दिन तक आपका ग्राफ ऊपर गया, ग्राफ नीचे गया, कौन से आपके ऑडियंसेस हैं जिन्होंने आपके इस ऐड को देखा, आपके इस सर्विस को देखा. और इसके बाद हाई परफॉर्मेंस सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स होते हैं. इसके ऊपर फेसबुक मार्केटिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर जैसे आप लोग पहले तो ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करते हैं. जब भी हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक फेसबुक से ही स्टार्ट होता है. उसके ऊपर ऑर्गेनिक ही आप अपने जितने भी जानने वाले होते हैं, जितने फ्रेंड्स होते हैं, आगे उनके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, तो वो सब लोग इसके ऊपर आते हैं. ऐसा ऐसा ट्रैफिक आपके पेज के ऊपर आनी शुरू होती है. उसके बाद फिर वो ये ऑर्गेनिक आपकी ट्रैफिक होती है. फिर आपकी एक पेड ट्रैफिक होती है जिसके लिए कि आपको अपनी पोस्ट को बूस्ट पे लगाना पड़ता है. उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए या कोई और अपना सोर्स इस्तेमाल करते हुए, आप ज़्यादातर हम लोग क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हैं कि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं, उसके ऊपर आप पैसे लगाते हैं. इसी तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसी तरीके से आपकी पोस्ट के एड्स लगते हैं और वो जो ऐड है वो सब जगह पे जाता है और बहुत मैसेज तक रीच करता है. अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सारे जितने भी सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, हाउ डू दे वर्क, जैसे आप लोगों को पता ही है आजकल बहुत पिछले दिन आपने सुना भी होगा कि फेसबुक आपकी प्राइवेसी में आ रहा है और आपकी प्राइवेसी ले रहा है. तो ये क्या था, एक्चुअली फेसबुक जो है हमारा डाटा कलेक्ट करता है, उसके पास सारा डाटा होता है, उसको पता है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, और इस तरह से फेसबुक आपके डाटा के हिसाब से आपके सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है. फिर वो एड्स उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं, उसी ट्रैफिक की तरफ जाते हैं जो लोग, फेसबुक को पता होता है कि ये लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये लोग इसको लाइक भी करेंगे और मे बी लीड्स जनरेट हों और फिर ये कस्टमर और क्लाइंट्स भी बन जाएं. यानी कि अगर कोई लड़की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा देख रही है और उसने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पेजेस लाइक किए हुए हैं तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि हाँ ये इस तरह के कॉस्मेटिक्स में या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रही है. या अगर कोई लड़की अपने बालों के लिए परेशान है तो वो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की चीज़ें देख रही है तो वो जो फेसबुक है वो डिटेक्ट कर लेता है ये सारी चीज़ें. इसी तरह से यही चीज़ें यूट्यूब के ऊपर होती हैं. अगर आपको मैं ये बताऊं कि आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है और आप बात कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ये हमारे साथ होता है और हमने बहुत ज़्यादा इसको ऑब्जर्व भी किया. तो थोड़ी देर के बाद आपको अगर आप आपस में ही कोई बात कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर के बाद वही रिकमेंडेड एड्स आनी शुरू हो जाती हैं कि आप इसको देखें. यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाके देखें आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियोस नज़र आने शुरू हो जाते हैं. वो आपको रिकमेंड करता है कि जी आप ये वाले वीडियोस देखें. तो इस तरह से सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है और ये इतना इसके पीछे इतना एक आप समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं. टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है और इतने
ऐसे तरीके से, स्मार्ट तरीके से ये आप लोगों को डिटेक्ट भी कर रहा है या आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को ये बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से ये होता है कि जो भी कंपनीज़ वो डाटा ख़रीद लेती हैं, और बहुत सी कंपनीज़ डाटा ख़रीद लेती हैं, ठीक है, और फिर वो आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपके जो पोटेंशियल जो ऑडियंसेस हैं उनकी तरफ आपके एड्स जाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो आपका लिंक्डइन है वो भी आपको कनेक्ट करती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे वो आपको आपके ही काम से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट कर देती है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होते जाते हैं। और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर जो मार्केटिंग होती है वो भी ऐसी होती है कि अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, जैसे आप एजुकेशनल वेबसाइट ले लें, आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है और उसके ऊपर आपके कोर्सेज हैं जो कि पेड हैं, आपने YouTube के ऊपर अपना एक छोटा सा ऐड दिया या उस कोर्स से रिलेटेड कुछ अच्छे से कुछ चंक्स उठाए उस पर डाल दिया, और उसके बाद वो ट्रैफिक वहाँ से आपने उनको नीचे अपने लिंक्स दिए, लिंक्स के ऊपर लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि अच्छा अगर उनको इंटरेस्टेड लगेगा तो वो उस कोर्स को लेते हैं और फिर वो एनरोल हो जाते हैं। तो ये इसी तरह से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपने अगर यूट्यूब के ऊपर अपना ऐड लगा दिया तो लोगों को वो आपके तमाम चीज़ें नज़र आएंगी कि आप क्या कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरह जिन लोगों की फैक्ट्रीज होती हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी जाके उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उसको वो अपलोड करते हैं। तो इधर से कस्टमर को ये पता चलता है कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, ये काम कर रही है, इनके पास इतनी मशीनरी है और ये रिलायबल है। तो आजकल का जो ज़माना है ना वो इंटरनेट का है और आपकी प्रेजेंस वहाँ पे शो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर भी हम आगे भी बात करेंगे। अच्छा, अब स्नैपचैट मार्केटिंग आ गई, तो स्नैपचैट जो है वो भी इसी तरीके से काम करता है कि बहुत से यंगस्टर्स जो है वो स्नैपचैट के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे आपके जो भी आपने प्रमोशन करनी है या आपने कोई अपनी पोस्ट लगानी है वो एड्स आप वहाँ पे ऐसे देते हैं कि वो वहाँ से भी ट्रैफिक आती है आपके प्रोडक्ट की तरफ या आपके सर्विसेज की तरफ। तो ये इस तरह से ये वाले मीडियम्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने में। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम जो ऑनलाइन सेलिंग, अब आप में से कितने लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? कितने लोग हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखते हैं? जैसे किसी ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे, किसी ने कपड़े देखे और वहाँ से ऑर्डर किया। आप में से कितने लोग हैं? सब आप करती है सब? दराज से बहुत से लोग जो है वो दराज से शॉपिंग करते हैं। हम लोग खुद भी बहुत सारी चीज़ें दराज से ऑर्डर करते हैं। वो क्यों हम करते हैं? क्या आपको लगता है सबा कि वो आसान है? अगर आप दराज पे ऑर्डर कर रही हैं घर बैठ के आराम से, आपने सारा कुछ बैठे बैठे देख भी लिया, आप साथ टीवी भी देख रही हैं, साथ आपने ऐप भी खोली हुई है, आप उसके ऊपर सब चीज़ें चेक करिए वेबसाइट के ऊपर जाके, और आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं आप उनको जाके खरीद रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये आसान है उस निस्बत से कि अगर आप बाजार में जाएं और जाके चीज़ें ढूंढें? Yes, ma'am, it's more easy and time saving. हाँ बिल्कुल, more easier and time saving। तो इसी तरह से आपके आप लोगों का जो बिजनेस है, जैसे अगर आप भी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, बेशक वो फिजिकल भी शॉप्स हैं उसकी या फिजिकल भी आप अगर वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आप अगर ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस रखेंगे तभी वो मासेस तक जाएगी। लोग घर बैठ के आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इस तरह से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। ये चैट्स आ रही हैं, अगर कोई पढ़ दे इनको, क्योंकि मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, तो मुझे कोई अगर बता दे कि कोई अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो मुझे पढ़ के सुना दे। अच्छा, उसके बाद एनालिटिक्स की जैसे मैंने आपको बात बताई कि वो किस तरीके से होती है। आपको क्लियर हो गया सब ये सारा कि किस तरह से हम एनालिटिक्स को किस तरह से अगर आपने कभी जाके देखा होगा तो ये सबके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर चीज़ें होती हैं ये सारी, और आपको पता चल जाता है कि इसको कैसे देखते हैं आप। जब आप लोगों ने अपने पेजेस बनाए हैं, अपनी जो आइडियाज़ आपने मेरे साथ शेयर किए थे, क्या आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया है? अभी अपना किसी ने बनाया है फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज? मैम वो नहीं बनाया, वेबसाइट पे शुरू की है। अच्छा जी, वेबसाइट पे शुरू किया है। तो अगर आप उसके साथ अगर आपने कंपनी का नाम सोच लिया है, उसका लोगो सोच लिया है, तो फिर आप उसके बाद उसको प्रैक्टिकली फेसबुक के अपनी जो भी आपकी फेसबुक पेज है, आपका फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ पे आपको पेजेस की ऑप्शन मिली होती है। आप वहाँ पे जाके वो पेज क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप अपने पेज को शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी ट्रेनिंग है
अगर जिन लोगों को तो नहीं है, जिनको तो आती है, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है वो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाता है जिनको नहीं समझ आती कि इसको हमने कैसे करना है। तो उन लोगों के लिए भी एक बिल्कुल अलग से कोर्स है जिसमें कि उनको पूरा ये सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस पेजेस बना सकते हैं और उनको आगे ले चल सकते हैं, फिर कौन से टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी पोस्ट में ऑर्गेनिक क्लाइंट्स कस्टमर्स कैसे लाने हैं और अपने जो पेड हैं कस्टमर्स उनको कैसे लेके आना है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होती हैं, लेकिन मैं पहले रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा आप ऑर्गेनिक पे जाएं, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक से हर चीज़ पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर आप पेड की तरफ जाएं जब आपके काम बढ़ना शुरू होता है। इसी तरह से आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से कि आजकल आप इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट के ऊपर नज़र आ रहे हैं तो लोग समझेंगे कि यू एग्जिस्ट। अगर आप इंटरनेट के ऊपर नज़र नहीं आ रहे तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग आपको इंटरनेट के हवाले से ही जानते हैं। और जो अगर हम बिजनेस के हवाले से बात करें, पर्सनल भी आजकल ऐसा ही होता है। जो रिश्तेदार तो स्टेटसेस अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता है कि हाँ वो जिंदा है, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते वो हमें लगता है कि पता नहीं वो कहाँ है, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कॉल करे या वो आपको विजिट करे, वो या आके आपको देखे कि वो क्या कर रहा है। आपको अपना आप बताना पड़ता है, आपको अपना आप शो करना पड़ता है। वट एवर यू आर डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसको लोगों को बताते रहेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टेंस नहीं शो करेंगे, अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आजकल ज़माना जो है वो इसी तरह का है कि यू हैव टू शो योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये बात आजकल के ज़माने के लिए बहुत बिल्कुल फिट बैठती है कि हमें अपना आप दिखाना पड़ता है। पहले ज़माने में हम समझते थे कि शो ऑफ होता है, लेकिन आजकल ये वक्त की ज़रूरत बन गया है। दिस इज़ नॉट शो ऑफ। अब इसको हम शो ऑफ नहीं कह सकते कि हम कुछ शो ऑफ कर रहे हैं कि जी हम ये करते हैं, क्योंकि सब लोग ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आगे वही लोग हैं या लोगों की नज़रों में वही लोग हैं जो कि अपना आप दिखा रहे हैं और बता के कर रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि अगर जो चीज़ें हम कर रहे हैं और अगर हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और फिर वो इस वजह से अपने बारे में अपडेट्स नहीं देते अपने काम के हवाले से, प्रोफेशनल अपडेट्स। सबा, आप ऐसा सोचती हैं? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? No, ma'am, I do not think like this. I think that sharing knowledge is more important nowadays. Absolutely. Sharing knowledge is more important because अगर आप जितना शेयर करते हैं उतना ही आपको नॉलेज बढ़ती है आपकी। तो जितना हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को भी पता चलता है कि आप ये नॉलेज है और आप इसके बारे में काम करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको उस नॉलेज की वजह से कनेक्ट करते हैं और वो आपको आगे हेल्प करते हैं, वो आपको मज़ीद उन बातों के बारे में बताते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो लोग इस वक्त चुप हैं और जो लोग नहीं बोल रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल एक स्क्रीन से बात कर रही हूँ। अगर सबा भी ना हो तो मुझे लगेगा कि मैं पता नहीं खाली एक स्क्रीन से बात कर रही हूँ, और चूंकि सबा एग्जिस्ट कर रही है तो मेरे मुंह पे अगर आप देखें तो सिर्फ सबा का नाम आ रहा है, बिकॉज सबा इज रिप्लाइंग मी और रिस्पॉन्स कर रही है, तो सबा अलाइव है इस वक्त। लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये ट्रेनिंग देती हूँ कि आप लोग बोलें, ऑनलाइन में भी बोलें, बिकॉज आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या चीज़ रोकती है यहाँ पे बोलने से? आप लोगों के तो कैमरास भी ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, तो कम से कम आप बात करके अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं ताकि हमें पता चले। देखिए, मैं इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी काम करेंगे तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि यू एग्जिस्ट। और अगर आप ऑनलाइन अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको अपना शो करना पड़ता है। अगर हम लोग बिजनेस की फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मैम आयशा व्यास के ऊपर आजकल क्लासेस दे रही हैं, तो वो आपको ये इसलिए सिखा रही है क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को लेके आगे चलना चाहते हैं, जब तक आप अपने बिजनेस के बारे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, या आपके माइंड में क्या है, या आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्या है, या वो क्या कर सकती है, या वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है किसी की ज़िंदगी में। तो
ایک کامیاب انٹرپرنور بننے کے لیے میں سمجھتی ہوں کمیونیکیشن اسکلز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب ہم شروع کرتے ہیں چھوٹے لیول سے بزنس تو اس وقت ہمارے پاس پیسہ تو نہیں اتنا ہوتا، لیکن ہمارے پاس صرف اپنے کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے، اتنی چارمنگ پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک سے بات بھی کریں، ہم ہر ایک تک اپنا میسج بھی پہنچائیں، ہم ہر ایک کو اپنا ویژن بھی بتانے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. تبھی ہمیں لوگ جڑتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میری بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ ایکسپریس نہیں کریں گے، اپنے بارے میں نہیں بات کریں گے، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو nobody will bother، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہے یا نہیں ہے. تو وہی لوگوں کی نظر میں رہتے ہیں یا نوٹسبل ہوتے ہیں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں سوشل میڈیا سے جڑی نہیں ہیں. آپ کا ایکسپریشن آف تھاٹس، آپ کا ایکسپریشن، آپ کا ہر چیز کے حوالے سے، آپ کا جو بھی بزنس ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں وہ آپ کو بتانے بڑے ضروری ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہے یا آپ کا بزنس ہے تو پھر آپ کے جتنا آپ اس کو اسٹرانگ کریں گے دوسروں کے ذہن میں اپنی تھاٹس کو یا اپنے ویژن کو یا اپنے آئیڈیا کو، اتنا ہی وہ پاورفل ہوگا اور آپ کا برانڈ بنے گا اسی طریقے سے. کیونکہ جب بھی اب برانڈنگ کیا ہوتی ہے، برانڈ بنانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ میں نے کسی کا برانڈ اٹھا لیا یا فرینچائز لے لیا اور میں نے کام شروع کر دیا. لیکن جب آپ اپنا برانڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنی کمیونیکیشن پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے کانٹیکٹس پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو نیٹ ورکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اپنی یہ تمام جتنے بھی نیو ٹرینڈس ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، یہ سب ٹولز پتہ ہونے چاہیے. تبھی آپ ایک اچھے بزنس کو رن کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں، شو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتانا ہے کہ یس آئی ایم اے برانڈ. وہ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر ہیں، جو کہ انفلوئنسرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز جو ہم دیکھتے ہیں آج کل، کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف سامنے آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ انفلوئنسرز بن جاتے ہیں، ملینز میں ان کے فالوورز چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو ان سے زیادہ آتا ہے. لیکن بیکاز وی ڈونٹ ایکسپریس اوور سیلفس، تو ہم شاید اس سے بہتر کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم سامنے آ سکیں، ہم بات کر سکیں، تو ہم لوگ شاید وہ چیزیں نہیں کر پاتے جو کہ دوسرے لوگ کر پاتے ہیں. تو کانفیڈنس از اے مسٹ. کانفیڈنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں بھی آپ کو کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، اپنی سروس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کیا ویلیو کریٹ کر رہی ہے، آپ کی سروس کیا ویلیو کریٹ کر رہی ہے، آپ کس طرح سے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے کمیونیکیشن اسکلس بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس طرح سے آپ کا جو برانڈ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. لوگ سنتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہاں بھائی وہ بہت اچھا کام کرے، ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دے آر ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی سوشل میڈیا پریزنس، آپ کی ایگزسٹنس بہت ضروری ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم کانٹینٹ مارکیٹنگ کی طرف. کانٹینٹ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگ بروشرز ڈیزائن کرتے ہیں، جس کے لیے ڈفرینٹ کورسز ہیں. آپ لوگ جو ڈیزائننگ کے کورسز ہوتے ہیں، آپ کے گرافک ڈیزائننگ کے کورسز ہوتے ہیں، دوسرے ڈیزائننگ کے کورسز ہوتے ہیں، وہ آپ کر کے اپنے بروشرز بنا سکتے ہیں. جیسے کہ جو لڑکیاں کیک بنانا چاہ رہی ہیں یا کوئی لوگ اپنا ایجوکیشنل پلیٹ فارم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے ابھی کچھ آئیڈیاز کلیئر ہوئے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کے کہ انہوں نے اپنے آئیڈیاز میرے ساتھ شیئر کیے، جس کو کہ ہم نیکسٹ سیشن میں سب کو ڈسکس کرنے والے ہیں. اور جن کے رہ گئے وہ بھی میرے ساتھ آج شیئر کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم وہ پورا ایک سیشن صرف انہی اسائنمنٹس کے اوپر ہوگا اور ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہم لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بھی بات کر لیں، تاکہ آپ لوگ ان کو ریفائن کر لیں. اس میں اپنے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اب آپ یہ بھی ایک چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے کہ آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے لے کے آئیں گے اور کس طرح کیا اسٹریٹجیز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے یہ بھی کہ ہم لوگوں سب تو سوشل میڈیا ایکسپرٹس نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ہائر کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے فری لانسرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. تو وہ ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے. کچھ فرینڈز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سب لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا اس کے بارے میں. تو یا تو آپ پیسے خرچ کر کے پروفیشنل ہیلپ لے لیں، وہ تو بیسٹ ہوتا ہے.
اور اگر ابھی آپ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے کورسز خود کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر اگر جیسے بروشر ڈیزائننگ ہے تو وہ آپ بروشر ڈیزائن کر لیں, یا آپ بلاگس لکھ سکتے ہیں اپنے, جیسے آپ کی ویب سائٹ ہے, کوئی بھی آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے, جیسے میں کہوں کہ بیوٹی جو کاسمیٹکس ہیں, کوئی بھی کاسمیٹک ہے, جیسے کہ ہیئر آئل بیچ رہی ہے اسٹوڈنٹ, تو وہ اپنے اس ہیئر آئل کے بارے میں, ہیئر کیئر سے متعلق ایک بلاگ لکھے گی, اور اس بلاگ کے اوپر وہ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس چھوڑ دے گی, لنک چھوڑ دے گی وہاں پہ, یا وہ اپنے کچھ ایسے جو کی ورڈس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ چھوڑ دے گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں کی ورڈس کے ساتھ, وہ ان ویب سائٹس تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل میں یہ سارا ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ بھی. اس کے بعد ہمارا جو ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن, کہ SEO جو ہم کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر, یہ ہماری بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. اس کے بارے میں بھی پورا ایک کورس ہے جو کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں کہ ہم SEO کیسے کرتے ہیں. کہ جیسے اگر کوئی بھی ہم سرچ کر رہے ہیں کسی بھی کمپنی کے بارے میں, ایک پروڈکٹ کے بارے میں, تو اگر آپ کی کمپنی کا SEO اچھا ہوا ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, تو آپ کی کمپنی ہائی رینک پہ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا SEO نہیں اچھا ہوا تو پھر آپ کی کمپنی اوپر نہیں آتی ہے. اگر آپ گوگل کے اوپر کچھ بھی ٹائپ کریں تو آپ دیکھیں کہ ون آف دا ٹاپ کمپنیز یا ٹاپ پروڈکٹس وہ ہمیشہ ٹاپ کے اوپر ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ جن کا زبردست قسم کا SEO ہوا ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ ہوتی ہیں. لیکن اگر جو اور بھی کمپنیز ہیں, بہت ساری کمپنیز ہیں جو بہت سارے کام کریں, بہت ساری بیوٹی پروڈکٹس ہیں, لیکن اوپر وہی آتی ہیں جن کا SEO اچھا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کو پورا سیکھنا پڑتا ہے اس کے بارے میں, اور اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ کو یہ پروفیشنلی کروانا پڑتا ہے, کسی سے ہیلپ لینا پڑتا ہے. یہ ساری ٹرمز میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. اور جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑے گی تو آپ کو یہ ساری ٹرمز پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ اپنے بزنس کے لیے بھی اگر کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں تو آپ ان کو یہ ٹرمز بتا سکیں کہ جی ہمیں SEO کروانی ہے اپنی ویب سائٹ کی, یا اپنی پروڈکٹ کی, یا ہمارا YouTube چینل ہے اس کی بھی SEO ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو ان سے اویئرنیس ہونی چاہیے, اور آپ ضرور اس کو سرچ بھی کیجیے گا. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں یہ والا کورس لینے میں تو آپ میم عائشہ کو بتائیے گا, ہم آپ کو یہ والا کورس بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. اب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی جس طرح ہم نے بات کی, تو یہ ضروری کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے آڈینسز کو بڑھاتی ہیں, جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہمارے برانڈ کو بلڈ کرتی ہیں, اور ہماری میکسیمم کسٹمر انگیجمنٹ ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے. یعنی کہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی ایڈ چل رہا ہے تو وہاں سے ہماری ٹریفک جو ہے وہ ہمارے فیس بک پہ جا رہی ہے, فیس بک سے ٹریفک آپ کے انسٹاگرام پہ آ رہی ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے یا اپنا کوئی پروڈکٹ کی, جیسے اگر آپ نے کیک بنایا, ٹھیک ہے, کیک کے آپ نے اچھا سے ویڈیو بنا لیا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دی, اور اس کو ایک اچھا سا چھوٹا سا شارٹ ویڈیو بنا کے اس پہ یوٹیوب پہ ڈال دیا, کہ چلیں انسٹاگرام پہ ہی ڈال دیا. نیچے آپ اپنے لنکس دیں گے. اپنے انسٹاگرام پہ تو خیر لنکس اس طرح سے نہیں جاتے, انسٹاگرام کا صرف جو آپ کا بایو ہوتا ہے وہاں پہ آپ لنک اپنا شیئر کر سکتے ہیں, لیکن آپ نیچے نہیں. لیکن جب آپ کوئی بھی ڈسکرپشن لکھتے ہیں تو آپ نیچے لکھتے ہیں کہ چیک دا لنک ان بایو, جو آپ کا بایو ہوتا ہے وہاں پہ وہ لنک آپ کا صرف جا سکتا ہے, آپ کے ڈسکرپشن میں نیچے نہیں آ سکتا. اسی طرح اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اپنا کوئی کانٹینٹ ڈال رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے ویڈیو لگایا اپنے کیک کے حوالے سے, نیچے آپ نے لکھا جی یہ کیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, یہ بڑا اچھا ہے, وغیرہ وغیرہ. نیچے آپ نے اس کو لکھا کہ یہ فالو مائی انسٹاگرام پیج, جس کے اوپر کہ مزید آپ کو اس کی انفارمیشن ملے گی. ادھر سے اس نے جب کلک کیا تو وہ آپ کے انسٹاگرام پہ آٹومیٹیکلی پہنچ جاتا ہے. وہاں سے جب انہوں نے کلک کیا, وہاں پہ انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جی یہاں پہ یہ ہمارا لنک ہے, اور آپ یہاں سے ہمارے فیس بک پہ چلے جائیں, ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیں, وہاں سے اس طریقے سے یا ہماری ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, تو وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک کو لے جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ اس طرح سے, یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور ہر جگہ پہ اپنی اپنی ایک آڈینس ہوتی ہے, اور زیادہ آڈینس کو ریچ کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے میڈیمز استعمال کرنے پڑتے ہیں اپنے بزنس کے یا اپنے سروس کے حوالے سے.
اچھا، اب پاور آف کسٹمر فیڈ بیک آن سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ. جیسے اب میں آپ لوگوں سے کوئی بات کرتی ہوں یا میں آپ لوگوں کو جیسے آن لائن کچھ سکھا رہی ہوں یا بتا رہی ہوں تو آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. میں آپ کو بار بار پوچھتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, یہ مجھے تھوڑا سا انکمفرٹیبل بھی کرتا ہے کیونکہ ہمیں ایز آن لائن بزنس ہمیں عادت ہے فوری طور پہ اپنا فیڈ بیک دینے کی, آن لائن فیڈ بیک دینے کی, کیونکہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اس کا فیڈ بیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ فیڈ بیک نہیں لے رہے تو آپ کا بزنس کبھی بھی نہیں چلے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں, یا آپ کا کسٹمر آپ کی پروڈکٹ یا سروس سے سیٹسفائڈ ہے بھی یا نہیں. تو آپ کے اندر نا یہ ایک تجسس ہونا چاہیے, کیوروسٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ بھائی مجھے یہ جاننا ہے کہ میری پروڈکٹ یا میری سروس لوگوں کو فائدہ بھی دے رہی ہے یا نہیں, کیا اس سے کوئی کچھ سیکھ بھی رہا ہے یا نہیں, کیا یہ کسی کی لائف میں ویلیو کریٹ کر بھی رہی ہے یا نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ بالکل آج کل ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتے, لیکن آج کل کی دنیا میں فیڈ بیک از اے مسٹ. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں, آپ چاہے سروے کر لیں, چاہے کسی کی اوپینین لے لیں, چاہے آئیڈیا کامنٹ آپ کے دیکھیں, اب جب ہم لے لیں وہ سب فیڈ بیک میں آتا ہے آپ کا, وہ بہت آپ کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے. پرسنل لائف میں بھی دیکھیں کہ ہم لوگ فیڈ بیکس لینا پسند کرتے ہیں, ہم لوگ کامنٹس سننا پسند کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کو پازیٹیو کامنٹس اچھے لگتے ہیں. ہم لوگ کیوں فیس بک کے اوپر کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں, اور ہمارے جو یہ میں فیملی فیس بک کی بات کری جو ہم فیملیز کے لیے یوز کرتے ہیں, جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر جب کامنٹس آتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی اچیومنٹ کیا, آپ نے اس کو اپلوڈ کیا, اس کے نیچے جو کامنٹس آتے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ آپ کے لیے خوش ہو رہے ہیں, کون لوگ آپ کو بک اپ کر رہے ہیں, اور آپ کا کام کیسا ہے, کیا آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ اچھا کام کریں تو لوگ اس کی تعریف کریں گے, اگر آپ برا کام کریں تو لوگ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے, نیگیٹو آپ کو ریویوز مل جائیں گے اس کے. تو سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے اس میں آپ کو فیڈ بیک کے اوپر لینے میں بھی اور دینے میں بھی بہت زیادہ کوئک ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کو فوراً جا کے آپ اس کی تعریف کریں, ایکسپریس کریں, اور اگر آپ کو کسی کی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیں, یا فیڈ بیک دے دیں آپ اس کو. تو سب سے زیادہ جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں کسی نے کوئی آپ کو کرٹیسائز کیا یا آپ کو کچھ بتانے کی ایسا کوشش کی کہ بھائی اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے یا تم اس کو اس طرح سے کر لو, تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہی ایک کامیاب انٹرپرینور کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنا پیشنس ہے, اس کے اندر کتنی ایسی لرننگ کیپیسٹی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنی چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہے. سیکھنے کا شوق انہیں لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں آتا, وہ کبھی بھی نہ اچھے لرنرز ہوتے ہیں, نہ وہ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں, نہ وہ اچھے انٹرپرینورز ہوتے ہیں. تو یہ ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ ہمارے ایز اے پرسن ہمارے اندر ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں بینگ اے سکسیزفل انٹرپرینور. تو انٹرپرینورشپ ایک جرنی ہے, اور اس کے اندر ہمارے اپنے اندر ہماری جو انفرادی شخصیت ہے, اس کے اندر جو ہمارے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہونے بہت ضروری ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ہم بزنس بھی نہیں کر سکتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا کے اندر, زندگی کے اندر. اور یہاں پہ ہمارا لیکچر ہوا ختم. اچھا, فیڈ بیک کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اور بتانا چاہتی ہوں کہ ایک جو برٹش ایئر ویز کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت بڑی ایئر لائنز ہے یو کے کی. تو وہ برٹش ایئر ویز جو ہے وہ شروع میں ان کے یہ جو آن لائن سروسز تھی وہ اچھی نہیں تھی, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پیسنجر تھا اور وہ پرتگال جا رہا تھا, اور اس نے وہاں پہ اس کا لگیج کھو گیا, اور اس نے وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ایک کمپلین کی کہ میں 2 دن کے بعد ٹریول کر رہا ہوں اور میرا لگیج مسنگ ہے. تیسرے دن جا کے جب وہ ایئر ویز نے ان کا چیک کیا اور دیکھا کہ یہ کیا فیڈ بیک آیا ہوا کسٹمر کا, تو اس وقت تک لیٹ ہو چکا ہوا تھا, مطلب وہ اس کو ہیلپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ٹائم اوور ہو چکا تھا, وہ جا چکا ہوا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر اس نے یہ کہا کہ برٹش ایئر ویز اچھی نہیں ہے, اس کی سروسز اچھی نہیں ہے. وہ ایک ٹویٹ بھی لگا دے گا نا اگر انٹرنیٹ کے اوپر کہ اس کی
सर्विस अच्छी नहीं, तो वो क्रेडिबिलिटी को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जाती हैं मैसेज में जाती हैं इस तरह की पोस्ट, और ख़ास तौर पे अगर आप किसी बड़ी कंपनी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो कस्टमर फीडबैक आप देखें कि एक इंडिविजुअल ने इतनी बड़ी कंपनी के बारे में अपना फीडबैक ये दिया, तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जो कि आपको फीडबैक आप देखते हैं कि मिलता है कभी किसी हवाले से, जैसे कि आप जैसे पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हम जाके वहाँ पे रिव्यूज़ चेक करते हैं। वो रिव्यूज़ क्या होते हैं? रिव्यूज़ आर द फीडबैक। वो फीडबैक होता है जो कि हमें जो यूज़र्स होते हैं उनकी तरफ से मिलता है, जो उसको यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आप इसको डाउनलोड करें। 4.5 जो है उसको स्टार्स मिले होते हैं, कभी उसको 5 भी मिले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा आजकल मैटर करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि आम जिंदगी में कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले ज़माने में शॉप्स होती थी, वहाँ पे इस तरह के कोई ऐसे मसले नहीं थे, लेकिन अब ऐसे मसले हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चला गया है। आपने वहाँ शॉप पे तो नहीं जाना है प्रोडक्ट देखने के लिए, आपने तो ऑनलाइन बैठ के ही रिव्यूज़ चेक करने। तो अगर आप देखें आपके फेसबुक जो बिज़नेस पेजेस है उसके ऊपर भी रिव्यूज़ का वो एक ऑप्शन होता है, जिसके ऊपर के आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं वो उसके ऊपर जाके लिखते हैं कि हमें ये सर्विसेज इनकी अच्छी लगी, या ये कर रहे हैं, या ये यूनिक चीज़ें दे रहे हैं। तो वहाँ से भी आपको पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट कामयाब है। और जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी 1.2 उस पर रेटिंग होती है, या उस पर लिखा होता है कि बहुत ही फजूल एप्लीकेशन थी, इसने तो मेरा सारे फ़ोन का हशर कर दिया, तो वहाँ पे जाके हम लोग रुक जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो कहने का मकसद ये है कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अब इस इतने बड़े लेक्चर के बाद मैं ये जब प्रेजेंटेशन बंद करूँगी तो मैं चाहूँगी कि सब बच्चे अपना अपना फीडबैक दें यहाँ पे कि उनको आज क्या समझ आया सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, और अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आई वुड लव टू encourage everyone of you to think about how you can influence the world around you, ठीक है? Because you can influence it more than you could ever before, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि पहले ज़माने में नहीं किया जा सकता था, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब आपकी रीच बढ़ चुकी है, आपके ऑडियंस बढ़ चुके हैं, आपके लीड्स बढ़ चुकी हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ चुके हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी। और अब मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे से बात करें और मुझे अपना अपना फीडबैक दें। जी अबीरा। मैम मैंने आपसे पूछना था कि जैसे अभी आपने हमें बताया कि फीडबैक इतनी इंपॉर्टेंट होती है, और इस तरह हम नीचे रिव्यूज़ चेक करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि सर्विस अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो जो इस्टेब्लिश होते हैं, मतलब जिनकी साइट्स बनी होती हैं पहले से, वहाँ तो रिव्यूज़ मिल जाते हैं। अब जैसे अगर हम अपना स्टार्टअप करते हैं, बनाते हैं, अपनी वेबसाइट न्यू बनाते हैं, तो हमारे पास इनिशियली रिव्यूज़ नहीं होंगे, फीडबैक नहीं होगा हमारे पास। तो और जनरली मैं अब अपना ही बताऊं तो मैं ऑनलाइन मतलब नॉवेल्स वगैरह अगर पढ़ती हूँ तो मतलब मैं कभी फीडबैक दे देती हूँ साइट का, कभी मैं ऐप के ऊपर कमेंट लिख देती हूँ, कभी मैं मतलब उसे इग्नोर कर देती हूँ और ना बैक कर देती हूँ कि नहीं मैं। तो हम एज अ न्यू स्टार्टअप कैसे इफेक्टिवली अपनी फीडबैक को मतलब इंक्रीज कर सकते हैं कि लोग दें हमें रिस्पॉन्स आगे से ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए अबीरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मुझे फीडबैक चाहिए इस लेक्चर का, तो आपने बात की। तो जब आप उनको ये कहेंगी कि जी आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं या आप ये सर्विस ले रही हैं, तो प्लीज़ आपने काइंडली हमारी पेज पे जाके हमें फीडबैक ज़रूर देना है। तो ये आपको कहना पड़ेगा, ये आपको लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आपको ये फीडबैक दें। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो उस वक्त मैंने उन सबको ये कहा था कि आपका मतलब उनका एक समझ लें कि डेली टास्क था। क्लास के फ़ौरन बाद वो फीडबैक ग्रुप में आता था, वो फीडबैक हमारी साइट पे जाता था। तो इस तरह से हमने उनको एक आदत डाली थी। जितने भी एजुकेटर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सब, उनको हमने एक समझे कल्चर डेवलप किया था फीडबैक का। और इतने ज़बरदस्त फीडबैक्स बच्चियाँ लिखती थी वो। एक तो ये कि उनका कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा हो गया, और उनको बात करने की भी समझ आ गई, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए। बोलती तो वो थी ही,
جو जितने भी स्टूडेंट्स वो सब बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं हमारे, सबके कैमराज ऑन होते हैं, सब बात कर रहे होते हैं, तो इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है और उसमें फीडबैक जो था वो हमें फ़ौरन मिल जाता था। तो मुझे तो उस पे भी इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा था क्योंकि मैंने उनको ये बात समझा दी थी कि आपकी एग्जिस्टेंस इसी में है कि आपको फीडबैक देना है, तभी हमें पता चलेगा कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे जो आपकी क्लास में भी जो स्टूडेंट्स होती हैं जो कि टीचर्स की कौन फेवरेट होती हैं, वही होती है ना जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही होती हैं या सबसे ज़्यादा बिल्कुल। तो वो टीचर्स की क्यों फेवरेट होती हैं? बिकॉज वो अपना आप शो कर रही होती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जो लोग जो समझ लीजिए बैक बेंचर्स होते हैं वो ज़्यादा आगे नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा शर्मीले होते हैं, बात नहीं करते, तो उनको कोई पूछता भी नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट से सब दोस्ती करना चाहते हैं जो टीचर का फेवरेट है, जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है। और आजकल आप समझ लें कि इस दुनिया की मिसाल भी उसी क्लासरूम की तरह है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है हर एक के साथ, और अगर आप अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर यू आर द सक्सेसफुल वन। तो ये सारे बहुत ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें अडॉप्ट कर लेने चाहिए, और तभी हम अपने बिजनेस को भी आगे लेके चल सकते हैं, अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को। ओके मैम, थैंक यू सो मच अबीरा। इसका मतलब कि आपके अंदर पूरे गट्स हैं। सबा का भी मैं आई एम रियली हैप्पी कि सबा ने मुझे हेल्प किया। थैंक यू सो मच सबा फॉर योर सपोर्ट इन द सेशन। और इसके अलावा अगर कोई बात करना चाहे, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। यहीं से पता चलेगा कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ आई। जी सबा आपने आज क्या सीखा? फीडबैक दीजिए अपना। मैम आज मैंने ये सीखा कि बिजनेस करने के लिए ना एक तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और एक भी you should take their criticism positively so that we could be successful. पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त आपको नहीं पता होता कि आपका प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। आप एक आइडिया को लेके शुरू करते हैं, फिर आपको पेशेंस चाहिए होता है कि भाई फौरी तौर पे आपको रिजल्ट्स मिलने नहीं शुरू होते, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जितना पेशेंस होता है उतना ही अल्लाह ताला फल भी देते हैं उसका। हमें ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि सब्र का फल मीठा, तो ये वाकई ही बिल्कुल सच्ची बात है। और जितना आप सब्र से काम लेते हैं उतना ही आपका काम अच्छा होता है। पेशेंस होना चाहिए हमें। शॉर्ट टेम्पर्ड अगर हम होंगे, या हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे, या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर हमारा बिजनेस आगे नहीं चल सकता। तो हम लोग ऐसे वर्कशॉप्स कर चुके हैं जिसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी, जिसके अंदर हम उनको ऐसी सिचुएशन में लेके जाते हैं जहाँ पे कि उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, उनके लिए उस सिचुएशन से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन हम उनको गुजारते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपने ट्रिप्स लेके जाते हैं, जैसे हाइकिंग के लिए, तो हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब कभी ऐसा भी होता है, कभी खाना लेट हो जाता है, कभी सोने की जगह नहीं मिल रही होती, कभी पानी ठंडा होता है, कभी पानी नहीं मिल रहा होता पीने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमारे एंटरप्रेन्योरियल ट्रिप्स जाते हैं, जिसके अंदर हम लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, और हम उनको ये सिखाते हैं कि आप किस तरह से पेशेंस अपने अंदर रखें, आप किस तरह से एक टीम के साथ काम कर सकते हैं जहाँ पे आपकी फैमिली में नहीं है, जहाँ पे आप अपनी टीम के साथ हैं। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। ये भी इस तरह की एक्सरसाइजेज और इस तरह के जो हमारे हाइकिंग ट्रिप्स होते हैं, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सीखते हैं। और आई होप कि अगर कोविड थोड़ा सा कुछ कम हो तो फिर हम ज़रूर आप लोगों के साथ भी ऐसा ट्रिप अरेंज करने चाहेंगे कि हम आपको लेके जाएं और आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें कि जब आपके पास कम वसाइल हों, कम रिसोर्सेज हों, तो फिर उस सिचुएशन में आप कैसे अपने काम को लेके आगे चल सकते हैं। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर, देखें, एक बिजनेसमैन होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। उसमें फ़र्क ये होता है कि जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, जैसे ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो जो इस्टेब्लिश होते हैं वो एक अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो उसके पास सिर्फ उसका आइडिया होता है, उसके पास अपना पैसा होता है ना, उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, और उसने कम पैसों में अपने आइडिया को लेके आगे चलना होता है। तो वो कैसे चले? तो वो उसके आप क्या उसको एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं जुगाड़ लगाना, जिसको कहते हैं कि वो इस तरह से वो किस तरीके से वो
जुगाड़ लगाता है और वो अपने काम को आगे लेके चलता है, वो किस तरह से कम रिसोर्सेज के अंदर अपने काम को आगे लेके बढ़ता है, आगे चलता है, और कैसे अपने वो बिजनेस को सक्सेसफुल करता है. तो पेशेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है, और भी आपके 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 करैक्टर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाती हैं. और फिर यही एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये मज़ीद आगे बढ़ते हैं और फिर ये दुनिया बदल देते हैं. जैसे आपने देखा बिल गेट्स है, ये मार्क ज़करबर्ग है, फिर एलॉन मस्क है, ये सब ये दे वर ऑल एंटरप्रेन्योर्स. ये कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से इन लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था, और आज ये दुनिया के पावरफुल लोग हैं. तो ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है, हम में से कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए कांस्टेंट स्ट्रगल, आपका पेशेंस, आपका कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब तक ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अबीरा. मैम मैंने असल में एक चीज़ आपसे अदर देन दिस टॉपिक पूछनी थी, अगर आप आंसर कर सकती हैं तो. व्हाई नॉट. मैं ना केस स्टडीज असल में अपने टीचर्स के साथ लिख रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक के ऊपर ही. तो करंटली मेरे पास ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने केस स्टडी लिखनी है. तो उसके अंदर मैं एक जो ना रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड कर रही हूँ. तो उसमें आपने सुना होगा कि जब स्मोक वगैरह का इशू बहुत ज़्यादा हुआ था तो चाइना में स्मोक फ्री टावर बने थे, और उनसे ये था कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह वो कलेक्ट करते थे ना, उससे उन्होंने ना ज्वेलरी वगैरह बनाई थी. तो मुझे इसमें एक चीज़ ये कन्फ्यूजन थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो टावर्स बनाए हैं ना, बेसिक बेस तो उनकी वो टेक है, बट इट्स ऑल्सो मतलब सपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और जो वेस्ट बचता है वो पार्टिकल्स का, कार्बन का, उससे वो ज्वेलरी बना के अर्निंग भी कर रहे हैं. सो आई वांटेड टू कंफर्म कि मैं इसको ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ इस वाले केस को. बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आपका आइडिया है, और ये आप इसको करें. और इसमें ये कि हमारे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं. तो मैं तो आपको बिल्कुल एडवाइस करूँगी कि आप इसको परस्यू करें और इसके अंदर आप इसकी केस स्टडी करें जाके, और इसको मैं तो ये चाहती हूँ कि ये आप इसको मासेस तक फैला दें और मैक्सिमम जो है ना लोगों तक ये पहुंच जाए इसके बारे में नॉलेज के. मतलब आप देखें कि जो कौमें तरक्की करने वाली होती हैं उनका विजन ही बहुत डिफरेंट होता है. हम में से कितने लोगों ने इस तरह की बातें सोची होंगी कि हम कुछ ऐसा इनोवेटिव करें कि हमारी एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए, हमारा जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए. तो अब देखिए बाहर तो रिसाइकलिंग के भी बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उस तरह से मैं समझती हूँ कि हम लोग उस तरह से कुछ भी नहीं कर रहे. तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स इस तरह के फील्ड में भी चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है और लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा इससे. ओके मैम, थैंक यू सो मच. जी एनीबडी एल्स? आज आप सब अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, ठीक है? आज का आपका जो टास्क है वो ये है कि आपको अपने फेसबुक पेजेस बनाने हैं जाके अपनी कंपनी प्रोडक्ट के हवाले से, और उसके बाद आप उसका लिंक शेयर करेंगे मेरे साथ, ठीक है? आप सबके मुझे लिंक्स चाहिए, जितने लोग भी आज के सेशन में थे मुझे सबके लिंक्स चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने क्या किया है, और फिर मैं आप लोगों को गाइड करूं कि अब आपने क्या करना है. अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है तो आप अपने काम से रिलेटेड आप कोई भी पिक्चर्स, हाई डेफिनेशन जो पिक्चर्स होती हैं, HD पिक्चर्स होती हैं, वो उठा के अपने उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे केक्स हैं, केक भी वो जो आप बना सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट वही होनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर जो कि आपके लिए इजीली चीज़ें अवेलेबल हों और आप उनको बना सकते हो. तो कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें ही अपलोड करें ताकि कस्टमर ये ना कहे कि दिखाया कुछ था और बताया कुछ है. जी लाइबा मैम, जिस तरह ऑनलाइन एकेडमी के लिए हम लोगों ने करना है तो उसका पेज हम बनाएंगे, तो उसके ऊपर किस तरह की पिक्स लगाएंगे? देखें उसके ऊपर पिक्स अभी आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप जैसे कोई भी बुक आप देखें, बुक्स की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, लैपटॉप्स की पिक्चर्स होती हैं, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा. हर चीज़ गूगल के ऊपर होती है. आपका कंटेंट मैटर करता है वहाँ पे कि आप उसके ऊपर कंटेंट क्या लिख रही हैं, ठीक है? कि आपने अगर अपना कोई भी कोर्स है, जैसे आपके जो कोर्सेज आपने बताए थे उसमें जो भी आपकी उसमें जैसे कुरान क्लास है तो उसमें आप कुरान की तस्वीरें होती हैं बहुत खूबसूरत इंटरनेट के ऊपर, वहाँ से आप वो लीजिए और उसके नीचे आप उसका कंटेंट लिखिए कि जी कुरान क्लास हो रही है या हम लोग इस तरह से रमज़ान में कुरान क्लासेस देना चाह रहे हैं, तो वो आप उसको उस तरह से वो आपका आ जाएगा.
آج کل تو ابھی اس طرح سے کچھ نہیں نا لکھنا کہ ہم ہائر کر رہے ہیں یا ہم اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن، اس طرح سے نہیں نا کچھ بھی لکھنا ابھی. نہیں آپ لکھ دیں، ہو سکتا ہے آپ کسی پوسٹ ہے آپ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں سے بات کر لیں. ٹیچرس کے لیے بھی آپ ایک ایڈ لگا دیں اور رجسٹریشن کے لیے بھی ایڈ لگا دیں. ٹھیک ہے، ٹیچر کو یہ مطلب بتائیں دو ڈفرینٹ ایڈس لگائیں، تو ڈفرینٹ ایپس لگا دیں. ٹھیک ہے، جی. اور درمیان میں یہ کہ آپ کوئی ایسے قرآن سے ریلیٹڈ بات، آپ کوئی انفارمیشن آپ دیں لوگوں کو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ویلیویبل ہے. لوگوں مطلب قرآن تو ماشاء اللہ سارا ہی ویلیویبل ہے، تو آپ اس کی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی ایسی چیزیں اٹھا کے لگا سکتے ہیں. کوئی آیت کا ترجمہ لگا دیا اچھی سی قرآن کی پکچر کے ساتھ یا خانہ کعبہ کی پکچر کے ساتھ، لگ کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا دے رہی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ بھی پڑھتے ہیں ایسی چیزیں جو ان کو نہیں پتہ ہوتی یا پتہ بھی ہوتی ہیں تو وہ ریفریش ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اب ایسا تو نہیں کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں شروع سے کچھ بھی، ہم سب نے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے. لیکن جب بھی ہماری نظر سے کوئی بھی ایسی چیز گزرتی ہے تو ہم رک کے اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں اسپرچولی بھی اچھا لگتا ہے اور ہمارا دماغ بھی ریفریش ہو جاتا ہے اس سے. تو اس طرح کی پوسٹ آپ لگائیں اور اس کو ایکٹیو رکھیں پیج کو. اگر آپ کے پاس اپنے کورس کے حوالے سے زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو قرآن کے حوالے سے تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نالج ہمیں دے دیا ہوا ہے کہ ہم ایک حدیث بھی کوئی چلو لگا دیں یا ایک آیت کا ترجمہ لگا دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ جی آپ واقعی کچھ کر رہی ہیں، آپ کی نالج ہے، آپ کو قرآن کی بھی نالج ہے، آپ کو حدیث کی بھی نالج ہے، اور آپ جو ہے یہاں پہ یہ اس طرح کا پلیٹ فارم کھول رہے ہیں. اور آپ یہ بتائیں گے جی آپ اپنی ڈیٹ اناؤنس نہ کریں. ابھی آپ صرف یہ کہ جی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہم قرآن اسٹارٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں رمضان شروع ہونے والا ہے تو میں تو آپ کو کہوں گی کہ آپ آج سے ہی اسٹارٹ کریں اور آپ اپنا پیج میرے ساتھ شیئر کریں، میں آپ کو وہاں پہ ہیلپ کر دوں گی. ٹھیک ہے، تاکہ رمضان میں آپ کے پاس 5 بھی اسٹوڈنٹس آ جائیں گے نا تو بہت ہے. 5 سے بھی آپ شروع کریں گی نا تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد جب وہ 5 لوگ جا کے 10 لوگوں کو بتائیں گے. جی، اگر کوئی اس طرح فیس کا ڈسکس کرے تو ابھی تو مجھے کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے. فیس کا ڈسکس جیسے آپ کی جو بھی ٹیچر ہوں گی آپ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں. اگر آپ نے خود پڑھانا ہے تو آپ خود نہیں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ٹیچر ہوں گی وہ ان سے آپ بات کر سکتی ہیں. اور اس کی فیس کو ہدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہدیہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہدیہ آپ کہہ کے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی، سیف آ گئے ہیں تو باقی اگر کوئی کویشچنز ہیں آپ لوگوں کے تو پلیز گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، آئی ول رپلائی یو.